हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी से कि पिछले 4 दिनों से मैं बाहर गया हुआ था, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज हम अपने नए टॉपिक है ना, नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नया चैप्टर है सेकंड चैप्टर, विद्युत विभव एवं धारिता। है ना, क्या है? स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। ये है आपका सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर से हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। विद्युत विभव का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। सबसे पहले अपन देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके बेसिक डिटेल के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात हम इसके आगे का डिटेल करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले विद्युत विभव। धारिता को आप बाद में देखेंगे, उसको हम पहले देखते हैं विद्युत विभव के बारे में। विद्युत आप पढ़ चुके हैं, विभव के बारे में क्या है विभव, ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जिस प्रकार से द्रव गतिकी में, है ना, द्रव गतिकी में किसका, द्रव का महत्व होता है ना, द्रव के तल का महत्व होता है। और साथ में उष्मा गतिकी में या उष्मा में ताप शब्द का क्या होता है, प्रयोग होता है, उसका महत्व होता है। उसी प्रकार विद्युत में विभव शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसको कैसे करते हैं, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। चलिए देखते हैं। द्रव गतिकी का संबंध बताया है, उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका मैं एक पात्र बना लेता हूं, है ना। ये एक बर्तन है, एक पात्र है। एक प्रयोग के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रायोगिक ये से हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ये हो गया दूसरा बर्तन। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, ये बर्तन ए, पात्र ए, और ये हो गया तुम्हारा पात्र बी। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, है ना, कि पात्र ए कैसे है, आपका चौड़ा है ना। ये क्या है तुम्हारा, इसका विड्थ क्या है, चौड़ाई क्या है, ज्यादा है किसी अपेक्षा, पात्र बी की अपेक्षा। यहाँ पर देखा जाए तो पात्र ए में पानी की मात्रा क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है, जबकि इसमें पानी की मात्रा क्या है, कम है। क्योंकि ये क्या है आपका, ये सकरा है ना। गहराई ज्यादा है लेकिन चौड़ाई क्या है, दोनों में गहराई बराबर है ना। लेकिन इसका क्या है, चौड़ाई क्या है, कम है। तो पानी की मात्रा किसमें ज्यादा आएगा, इसमें आएगा। तो इसमें देखा जाए तो पानी की मात्रा किसमें ज्यादा है, ए में, पात्र ए में। और पानी की मात्रा किसमें कम है, पात्र बी में। तो इसके लिए अपन ये करके चलते हैं, प्रयोग करके चलते हैं, है ना। 2 पात्र लेके चलते हैं, एक पात्र ए, दूसरा है पात्र बी, है ना। बर्तन ए या बर्तन बी, दोनों में क्या कर देते हैं, समान मात्रा में पानी भर देते हैं, बराबर मात्रा में क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। पात्र ए क्या है, चूंकि चौड़ा है, और पात्र बी क्या है तुम्हारा, पात्र ए की अपेक्षा क्या है, सकरा है, चौड़ा। सकरा बोलता हूं मतलब लंबाई ज्यादा, दोनों का ऊंचाई बराबर है, लेकिन क्या है, चौड़ाई क्या है, कम है। इसकी चौड़ाई इसकी अपेक्षा क्या है, कम है। यदि हम इन दोनों पात्र में छेद करके क्या कर दिया जाए, यहाँ इन दोनों को नली में छेद करके, दोनों पात्र में छेद करके इसको आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। और यहाँ पास एक टोटी लगा दिया जाए, है ना, टोटी टी लगा दिया जाए। टोटी मतलब नल का, है ना। और जैसे ही टोटी को क्या किया जाएगा, खोला जाएगा, है ना। जैसे टोटी टी को क्या किया जाएगा, खोला जाएगा, तो जल जो है, पानी जो है, कहाँ जाएगा, पात्र कहाँ से, चूंकि मैं अभी बता चुका हूँ पानी की मात्रा किसमें ज्यादा है, पानी की मात्रा दोनों में समान है ना, दोनों में समान है। पानी की मात्रा किसमें ज्यादा आ सकती, पात्र ए में आ सकती। जैसे ही टोटी टी को क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। तो जैसे ही हम खोलेंगे तो पानी का तल कहाँ से कहाँ जाएगा, ए क्या है तुम्हारा, इसमें पानी का तल क्या है, कम है, इसमें पानी का तल क्या है, ज्यादा है। देखिए तल ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या है तुम्हारा, ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा पानी, ये देखिए, ये पानी का जो ये है बहाव कहाँ होगा, बी से ए की ओर। कहाँ होगा, बी से ए की ओर होगा। जो बहाव है वो कहाँ, बी से ए की ओर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि पात्र बी में पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और जैसे ये तब तक पानी का बहाव जारी रहेगा, पात्र ए तक आएगा, इधर ऐसे आएगा, इस तरफ दिशा, है ना, तब तक आएगा जब तक कि दोनों के पात्र मतलब दोनों बैलेंस ना हो जाए। दोनों में पानी की मात्रा मतलब तल, पानी का तल दोनों में क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तब तक ये क्या होते जाएगा, पात्र बी से पात्र ए की ओर पानी क्या होती रहेगी, प्रवाहित होते रहेगी, है ना। तो ये किसके संबंध में हो गया तुम्हारा, द्रव गतिकी के संबंध में। अब देखते हैं अपन उष्मा के रूप में कैसे होता है, उष्मा के रूप में। तो उष्मा के रूप में समझने के लिए आपको एक ये लेना पड़ेगा। ये समझ आ गया इतना। मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं। जैसे मैं बताया था उष्मा में किसका उपयोग किया जाता है, कौन से शब्द का, ताप शब्द का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार हम किसमें करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम विद्युत में किसका उपयोग करते हैं, विभव शब्द का उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये हो गया चालक ए, है ना, ये कौन सा हो गया, चालक ए, और ये हो गया दूसरा आपका चालक बी। ठीक है, चालक ए और चालक बी। ठीक है, चालक ए का विभव, चालक ए का उष्मा क्या दिया गया है, उष्मा की मात्रा कितना ज्यादा है,
है ना, इसमें क्या उष्मा की मात्रा ज्यादा है। मान के चलते इसमें उष्मा की मात्रा 50 डिग्री सेल्सियस, इसका ताप टेम्परेचर इसका है मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। ठीक है, चालक ए और चालक बी, ठीक, दोनों क्या है, एक पर उष्मा की मात्रा कितना दिया गया 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरे पर उष्मा की मात्रा कितना दिया गया है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि उष्मा देंगे तो इसका ताप क्या होगा, बढ़ेगा, तो ताप आएगा इसमें, तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, मान के चलते 50 डिग्री सेल्सियस और इसका है 25 डिग्री सेल्सियस। यदि दोनों को किसी चालक तार के द्वारा क्या कर दिया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए, दोनों को चालक तार के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाए, तो उष्मा का प्रवाह, ताप का प्रवाह कहाँ होगा, कहां से कहां की ओर होगा, अधिक से कहां होगा, कम की ओर, अधिक से कहां, कम की ओर। देखिए यहाँ पास ए से कहां, इसमें क्या होगा, ए से बी की ओर, इसमें ताप का प्रवाह या उष्मा का प्रवाह ए से बी की ओर होगा। कहां होगा, ए से बी की ओर। क्यों और कब तक होगा, कब तक होगा, जब तक होगा जब तक कि दोनों के ताप क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। यदि दोनों के ताप समान हो जाएंगे, है ना, दोनों के ताप क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें से उष्मा का प्रवाह, ताप का प्रवाह क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसी प्रकार विद्युत का ट्रांसफर कैसे होता है, एक मान के चलते हैं अधिक विभव वाला तार है और दूसरा है तुम्हारा कम विभव वाला, है ना, ये जैसे इसको विभव के रूप में ले लेते हैं, तो विद्युत का स्थानांतरण कहाँ होता है, उच्च विभव से। जैसे पानी का तल कहाँ होता है, उच्च तल से निम्न तल की ओर पानी क्या होती है, प्रवाहित होती है। उसी प्रकार आपका कौन सा उष्मा भी कहाँ होता है, अधिक ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। उसी प्रकार आपका विद्युत भी कहाँ, अधिक विभव से, विद्युत का प्रवाह कैसे होता है, अधिक विभव वाले, है ना, अधिक विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होती है। तो ये इसका क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इस आधार पर देखा जाए तो विभव क्या है, किसी भी वस्तु के लिए क्या कर रहा है, उस वस्तु की किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब जैसे कि किसी चालक के लिए किसका बहाव, मतलब विद्युत के बहाव को क्या कर रहे हैं, वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस चालक का विभव वह विद्युतीय अवस्था होता है ना, वह विद्युतीय अवस्था जिस पर विद्युत के प्रवाहित होने की, है ना, कोई भी विद्युत है, इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं, किसी चालक का विभव वह विद्युतीय अवस्था होता है जिस पर किसी भी चालक के, है ना, विद्युत के प्रवाहित होने की क्या होती है, दिशा निर्भर करती है। मतलब दिशा निर्भर करती है कहने का मतलब वो कहां से कहां की ओर, है ना, किधर, किस उच्च विभव से निम्न की ओर जाएगी कि निम्न से उच्च की ओर। तो हमेशा याद रखिएगा, विभव मतलब आपका विद्युत का प्रवाह हमेशा कहाँ होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। तो ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ते हैं विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसके बारे में। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, इसका आपका विद्युत विभव का। अब हम देखते हैं अपने यहाँ के टॉपिक के बारे में जो आपका 1 से 2 नंबर में पूछता है, तो इसको देखिएगा। पहला है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। सेकंड टॉपिक आपको विभवांतर, थर्ड टॉपिक है आपका विभव, है ना। तो इसका डेफिनेशन, है ना, कौन सा राशि है, क्या है, इसके बारे में पूछता है, मात्रा पूछता है, इसका डेफिनेशन पूछेगा या तो फिर विमीय सूत्र। तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक ये देखते हैं, है ना, चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहला है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है आपका विभवांतर, तीसरा है आपका विभव। तो चलिए देखते हैं। मान के चलते हैं एक बिंदु O, है ना, एक लेके चलते हैं बिंदु O, इस पर क्या लेके चलते हैं, प्लस क्यू आवेश लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, प्लस क्यू आवेश लेके चलते हैं। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो ये लेके चलते हैं, इसके चारों ओर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र, है ना। ये मान के चलते हैं ये यहाँ तक का इसका विद्युत क्षेत्र, बिंदु P तक का। कहाँ तक का इसका विद्युत क्षेत्र है, बिंदु P तक का इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र, इसका रेंज है ना। ठीक है, क्या लेके चले, मान के चलते हैं बिंदु O है और बिंदु पर ऊपर हम क्या रख दिए, एक धन आवेश, है ना, प्लस क्यू आवेश क्या कर दिए, रख दिए। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, समझ आया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब मान के चलते हैं ये विद्युत क्षेत्र कहाँ तक का है, बिंदु P तक का है। ठीक है, यदि हम इस बिंदु P में एक परीक्षण आवेश क्या रख देते हैं, परीक्षण आवेश या परीक्षण धन आवेश क्या रख देते हैं, Q0 रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका स्रोत आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, इसको हम क्या बोलेंगे, जो प्लस क्यू आवेश है उसको स्रोत आवेश, और इसको हम बोलेंगे परीक्षण आवेश। इसको क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश, है ना। स्रोत आवेश किसको कहा जाता है, स्रोत आवेश उस आवेश को कहा जाता है जो क्या करता है, क्या निर्मित करता है, विद्युत क्षेत्र निर्मित करता है या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान, है ना, विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना है, कहाँ तक का है, उसको हमको क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए जिस आवेश का उपयोग किया जाता है वो होता है आपका परीक्षण आवेश। तो चलिए देखते हैं, है ना, ये बिंदु
ऊपर क्या है आपका प्लस क्यू आवेश रख दिया गया है, इसके चारों ओर इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये हो गया आपका बिंदु P यहां तक का। यदि ये बिंदु P पर कोई वस्तु रखा हुआ है ना, जैसे कि ये प्लस क्यू आवेश है और इसको भी हम परीक्षण आवेश प्लस लेके चले हैं, ठीक है। यदि यहाँ पास एक धनावेश रखा गया परीक्षण आवेश, यदि इस आवेश तो दोनों के बीच में क्या होगा, ये प्लस और ये भी प्लस है, और प्लस के बीच में क्या होता है जी, प्रतिकर्षण होता है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि मैं इस बिंदु P पर रखे हुए वस्तु को क्या करूंगा, कोई भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के कोई भी बिंदु पर, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पास लाता हूँ, इसको मान के चलते हैं बिंदु B, है ना, इसको लेके चलते बिंदु B, है ना। P से कहां तक का लाता हूं, बिंदु B तक का लाता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल, है ना। प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजने का प्रयास करेंगे, दूर फेंकने का प्रयास करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के क्या करना पड़ेगा, विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और इसकी दिशा कहाँ होगी, इधर, क्योंकि दोनों प्लस क्यू आवेश है, तो ये स्रोत आवेश है चूंकि, और ये परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश को क्या करेगा, वो आगे की ओर, दूर की ओर क्या करेगा, धकेलेगा, धक्का देगा। तो ये हो गया बल की दिशा इस तरफ होगी, है ना। यदि बिंदु P से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये यहां तक लाने, मान लो मैं इसको कहां तक लाता हूं, फिर यहां तक लाता हूं, ये बिंदु A तक लाता हूं, तो इसकी अपेक्षा जैसे यहां से लेकर यहां तक लेके आए हैं, P से लेकर B तक लेके आए हैं, तो उससे ज्यादा मात्रा में B से लेकर A तक लाने में हमको क्या करना पड़ेगा, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा ज्यादा मात्रा में। जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी, वैसे वैसे हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य की मात्रा, हमको बल, है ना, बाह्य बल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। और बाह्य बल लगा रहे हैं तो हमको क्या मिल रही, कार्य की प्राप्ति हो रही, मतलब क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाकर हमको क्या करना पड़ेगा, अधिक कार्य करना पड़ेगा, समझिए, है ना, क्या करना पड़ेगा, अधिक कार्य। तो यही जो है ना, बिंदु P से लेकर B तक लाने में हम क्या करे हैं, बल लगाए हैं, और बल लगाए हैं, तो वही जो बल है वो किस रूप में, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है ना। किस रूप में, जैसे कि आप लोग स्थितिज ऊर्जा पढ़े हैं, किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था के कारण क्या होती है, जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो वैसे ही जब हम यहाँ से यहाँ तक, है ना, बिंदु P से लेकर B तक का वस्तु को क्या करेंगे, बल लगाकर, इसमें बल लगाकर यहां लेके आएंगे, बिंदु B तक लेके आएंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वही जो कार्य है वो किस रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। चूंकि ये किसके कारण हो रहा है, तुम्हारा विद्युत, ये प्लस है, ये भी प्लस है, और मतलब ये क्या हो रहा है, तुम्हारा विद्युतीय गुण हो रहा है यहाँ पर, तो विद्युत के कारण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ये हो गया आपका स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, आगे समझ में कॉन्सेप्ट। अब दूसरा है, अब देखते हैं बिंदु B से लेकर कहां तक का, A तक का, और लाने में हमको क्या करना पड़ेगा, अधिक कार्य की आवश्यकता होगी। ठीक है, अधिक कार्य की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो हम दूसरा देखते हैं विभवांतर के बारे में। तो विभवांतर किसे कहेंगे, है ना, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमको क्या करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा, है ना। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश को या किसी चालक को, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करना पड़ेगा, ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, है ना, वही उसका क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। वही जो है, जो निहित जो ऊर्जा है उसका क्या कहलाएगा, विभवांतर। अब देखते हैं कैसे। ठीक है, ये बिंदु B और ये बिंदु A, चूंकि यहाँ पास और ये दोनों की जगह में कहाँ पास प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होगा, कहाँ पास होगा, बिंदु A पर। क्यों, क्योंकि जैसे दूरी कम होते जाता है तो प्रतिकर्षण बल का मान क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता है प्रतिकर्षण बल का मान क्या होते जाता है, घटते जाता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये बिंदु A और बिंदु B, तो यहाँ पास देखेंगे तो कहाँ पास विभव का मान ज्यादा होगा, बिंदु A पर, है ना। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, दो विभव के बीच अंतर को भी क्या कह सकते हैं, अपन विभवांतर कह सकते हैं। दो विभव के बीच अंतर को हम क्या कह सकते हैं, विभवांतर कह सकते हैं। समझ आ गया, इतना मैं बताया हूं, है ना। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी चालक को लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का या उस चालक का क्या कहते हैं, अपन विभवांतर कहते हैं, है ना। या बोल सकते हैं बिंदु B से A तक, है ना, बिंदु B से A के बीच का अंतर, बिंदु B और A, मतलब इसको विभव मान लेते हैं, तो बिंदु B और बिंदु A, तो दोनों के विभव का अंतर क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर कहलाएगा। अब चूंकि ये किससे आ रही है, तुम्हारा कार्य से आ रही है ना। विभवांतर किससे मिल रहा है, बल लगाने से, बल लगा रहे हैं तो उसके बाद उसको कार्य की प्राप्ति हो रही है। तो कार्य क्या है आपका, एक
अदिश राशि है। तो इस प्रकार से विभवांतर भी क्या हो गया आपका अदिश राशि हो गया। और इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट। अब आगे देखते हैं अपन विभव के बारे में। तो विभव किसको बोलते हैं देखते हैं, है ना, किसको बोलते हैं विभव, इसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, अभी बताया हूं आपको विभवांतर के बारे में। जैसे कि अब देखते हैं विद्युत विभव। तो विभव और विभवांतर में थोड़ा सा हल्का सा अंतर है। चलिए देखते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ये आपका प्लस क्यू आवेश है यहाँ पास, ठीक। इसके चारों ओर क्या है आपका विद्युत क्षेत्र है, ये बिंदु पी हो गया, ठीक। ये क्या हो गया आपका बिंदु पी। अब ये मान के चलते हैं ये इनफाइनाइट है ना। विद्युत विभव और विभवांतर में केवल हल्का सा डिफरेंस यही है कि हम विभव का गणना करेंगे, विभव का वैल्यू जब हम विभव के बारे में पढ़ेंगे तो उसको कहां से लाना पड़ेगा, उस वस्तु को अनंत से लेके आना पड़ेगा। कहां से लेके आना पड़ेगा, अनंत से लेके आना पड़ेगा। सेम वही कंडीशन लेके चलते, बिंदु पी, ये बी और ये हो गया तुम्हारा ए, ठीक है। अभी मैं आपको बताया हूं कौन सा विभवांतर, क्या बताया हूं, है ना, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु से, है ना, किसी बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमको जितना कार्य करना पड़ता है वही जो है जितना कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों विभव के बीच या उन दोनों बिंदुओं का अंतर ही क्या कहलाता है आपका विभवांतर कहलाता है। अब देखते हैं अपन, यदि हम एकांक धनावेश को, अब एकांक धनावेश को कहाँ रख दिया जाए, ये बिंदु पी पर ना रखे Q0 पर, कहां पास रख दिया जाए अनंत। तो यहाँ पर डेफिनेशन केवल चेंज हो जाएगा। यदि हम एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक क्या करते हैं, लाते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, यहाँ तक लाएंगे तो ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ तक लाने तक। और जैसे ये विद्युत क्षेत्र में आएगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यहाँ भी कार्य करना ही पड़ेगा, है ना। अनंत से लेके आएंगे। अब अनंत क्यों लिया गया है, क्योंकि ये जो विद्युत जो है अपन लेके चले हैं, आवेश लेके चले हैं, तो वो आवेश की मात्रा या परिमाण कितना रहेगा ये आप जान सकते हैं क्या, नहीं, है ना। उसका परिमाण कुछ भी हो सकता है ना। यदि इसका वैल्यू या परिमाण क्या बहुत ज्यादा हुआ तो वो कहां तक की वस्तु को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर सकती, अनंत तक का। आप ये नहीं जान सकते कि इसमें परिमाण, है ना, ये आवेश का जो परिमाण कितना है और वो कितने रेंज को क्या करेगा, कितने क्षेत्र को क्या करेगा, कवर करेगा, विद्युत क्षेत्र कितने दूर तक वो दर्शा पाएगा, इसको हम नहीं जान सकते। इसलिए हम विभव का गणना जब कर रहे हैं तो उसको कहां से किया जाता है, विभव का माप कर रहे हैं तो कहां से किया जाता है, अनंत उस चालक को, परीक्षण आवेश को कहां पास लेकर किया जाता है, अनंत पर लेकर किया जाता है। तो यहाँ पास हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, है ना, अनंत से किसी वस्तु को विद्युत क्षेत्र, ये हो गया तुम्हारा विद्युत क्षेत्र, कोई भी बिंदु, चाहे ए में हो चाहे बी में हो, है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में हमको जितना कार्य करना पड़ेगा वही जो कार्य होगा वो उस चालक का या उस वस्तु का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एकांक तुम्हारा आपका परीक्षण आवेश कहाँ रखा हुआ है, तुम्हारा Q0 ये अनंत पर, अनंत से वस्तु को यहाँ तक लाएंगे, कार्य कम करना पड़ेगा। जैसे विद्युत क्षेत्र में आएगा कार्य की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इधर दूरी जैसे जैसे कम होती जाएगी, कार्य की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पास क्या करना पड़ रहा है, बल लगाकर क्या करना पड़ रहा है, अपने को कार्य करना पड़ रहा है। बल लगाने से क्या हो रही है, कार्य की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए इसका डेफिनेशन हो जाएगा एकांक धनावेश को, है ना, क्योंकि ये परीक्षण आवेश को हम क्या मान के चले, एकांक धनावेश। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमको जितना कार्य करना पड़ता है वही जो कार्य है किस रूप में, वही जो कार्य क्या कहलाता है, इसका विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। विभव किससे दर्शाते हैं, V से। और विभव क्योंकि कार्य कौन सा राशि है, अदिश राशि है, तो इसलिए विभव भी आपका कौन सा राशि हो जाएगा, ये राशि हो जाएगा आपका, विभव हो जाएगा आपका अदिश राशि है ना। कौन सा राशि है, अदिश राशि। कार्य भी एक अदिश राशि है, तो वैसे ही विभव भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि। इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर में क्या होता है, ये तीनों चीजें एक नंबर में इंपॉर्टेंट, ये विभवांतर और विभव, ये दोनों चीजें आपका एक नंबर में पूछ सकते हैं। ये मात्रक हो गया। अब उसके बाद इसके किसके बारे में देखते हैं, विमी सूत्र के बारे में। तो विमी सूत्र के लिए हम क्या करते हैं, सूत्र के लिए हम विभव V बराबर होता है, सूत्र आपका डेफिनेशन W अपॉन क्या होता है, Q0।
ठीक है, क्या होता है W/Q0। वैसे ही सेम आपका W इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू W डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा Q0। तो इसका मात्रक देखते हैं, है ना, मात्रक बोलता हूँ, इसका विमीय सूत्र देखेंगे। तो ये V इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा W मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ये W मतलब हो गया कार्य, तो ये हो जाएगा कार्य का मात्रक डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तुम्हारा आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। ठीक है, तो ये V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मान के चलते V का मात्रक कितना है तुम्हारा, वोल्ट है। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, मान के चलते इसको 1 वोल्ट लेके चलते, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ये हो गया जूल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका कूलाम। ठीक है, या 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है, ठीक, यहां पर देखिएगा। अब यहाँ पास आपका 1 नंबर का प्रश्न ये आता है, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, है ना, डेफिनेशन पूछता है इसका, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। 1 वोल्ट किसे कहते हैं इसके बारे में पूछता है। तो 1 वोल्ट क्या होगा, ठीक है, अब इसका परिभाषा हो जाएगा यहीं से, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलाम। ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, 1 जूल डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1 कूलाम। तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं, इसके लिए क्या पूछता है आपका परिभाषा 1 नंबर में पूछता है, कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, यदि ये कहां से लेके आ रहे हैं अपन वस्तु को, अनंत से, यदि अनंत से किसी वस्तु को या किसी चालक को लाने के लिए, है ना, 1 कूलाम आवेश दिया जाए। ठीक है, अनंत से किसी वस्तु को लाने के लिए 1 कूलाम आवेश दिया जाए और 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें कितने कार्य की, 1 जूल की कार्य की प्राप्ति हो, तो किया गया कार्य क्या होता है, 1 वोल्ट कहलाता है। वापस देख लेते हैं, अनंत से किसी वस्तु को लाने के लिए यदि 1 कूलाम का क्या दिया जाए, आवेश दिया जाए, और 1 कूलाम का आवेश देने से उसमें कितने कार्य की प्राप्ति होती है, 1 जूल कार्य की प्राप्ति होती है, तो वो किया गया कार्य क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। ये इसका परिभाषा हो गया। ठीक है, 1 वोल्ट का ये आपको पूछता है, 1 वोल्ट किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए। अब आगे देखते हैं इसकी मात्रा के बारे में। किसकी मात्रा के बारे में अपन, हम मात्रा किसका देखेंगे, मात्रक तो बता दिए, हम इसका विमीय सूत्र देखेंगे, है ना, किसका विमीय सूत्र देखेंगे, विमीय सूत्र, विभव का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। ठीक है, तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्य डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका आवेश। ठीक है, आपको बताया हूं विभव बराबर हो जाएगा आपका कार्य, कार्य का आप पढ़ चुके हैं mL² t की पावर क्या होता है -2। ये किसका है, कार्य का क्या है, विमीय सूत्र है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 80। तो विभव बराबर हो जाएगा आपका mL² t की पावर -2, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा mL² t की पावर -2, a की पावर -1 और t की पावर -1। तो ये t की पावर -2 और t की पावर -1 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा mL², है ना, t की पावर कितना हो जाएगा -3 और a की पावर -1। तो ये किसका मात्रक हो गया, विभव का, है ना, ये विभव का विमीय सूत्र हो गया। विभव का विमीय सूत्र होता है mL² t की पावर -3 a की पावर -1। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।